हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और अभी आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए जो जो वाइवा में पूछा जा सकता है इम्पोर्टेंट, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगा। देखो, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, है ना, उनके लिए मैंने सबकी पीडीएफ बना दी है भाई। जितने भी आपके डार्क रूम से रिलेटेड हैं, जितने भी रेडिएशन फिजिक्स से हैं, और आपका जो रेडियोग्राफी है ना, फेस्ट, उसके लिए मैंने बनाई है पीडीएफ। और सब क्वेश्चन को कवर किया है मैंने। आपको चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके, है ना। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, एटम स्ट्रक्चर एंड बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर रहेगा, है ना। कितना किस पे चार्ज होता है सब लिखा हुआ, आइसोटोप आइसोटोप ये पूछे जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछता है, लाइट की स्पीड क्या होती है, रेडिएशन, बेसिक रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन की डेफिनेशन पूछ लेगा आपको, आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, नॉन आयनाइजिंग क्या होती है, तो इसी टाइप से पूछता है, ठीक है। और एक्सरे की डिस्कवरी इन 1895, ये देखो अपन लास्ट में चलेंगे जहाँ पे अपने इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे जैसे पहले तो ये देखो कि प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो पॉजिटिव 1 होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव 1 होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है। एक्सरे डिस्कवरी 1895 में विल्हेल्म कोनार्ड रोंजन ने करी थी। एंड लाइट, एक्सरे की स्पीड भी लाइट की स्पीड जितनी होती है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल सेल में 8 आते हैं, एम सेल में 18 आते हैं, है ना। इस टाइप से ये एंड में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकंड है चैप्टर, जैसे एक्सरे प्रोडक्शन तो कहाँ होता है, तो एक्सरे प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक इमिशन से रिलेटेड कोई है, थर्मोडायनेमिक इमिशन में भी आप देख लो, अच्छे खासे क्वेश्चन बताएं। फोक्सिंग कप क्या है, ब्रह्मस्लंग रेडिएशन क्या होती है, इसका दूसरा नाम देखो ब्राकिंग रेडिएशन भी बोलते हैं। तो इस चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें पूछे जाते हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है कि ठीक है ना, पढ़ा है वो तो अच्छी बात है भाई, वो चीज़ें पूछी जाएंगी, पर एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि जनरली प्रैक्टिकल में बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि अटक जाते हैं। बट डायरेक्ट डेफिनेशन आपको पूछ ले तो अटक ही जाओगे आप, सीधी सी बात है। अगर आपको बड़ा पूछ ले कि ठीक है इस टॉपिक के बारे में बताओ, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ, तो आप बता देते हो फटाफट, क्योंकि आपको वो पूरी थ्योरी लर्न करी होती है। पर प्रैक्टिकल में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, किस हिसाब से पूछ लिए जाए तो फिर पता नहीं चलता। जैसे एक सवाल मान के चलो, ये रैंडम ये ले लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक रेडिएशन किस सेल ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होता है। भाई ट्रांजिशन तो नहीं पूछेगा, इतना डीप तो नहीं बोलेगा वो, ऐसे बोल देगा करेक्टरिस्टिक रेडिएशन कैसे बनती हैं, तो आउटर सेल से इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब प्रोड्यूस होती हैं, है ना। तो ये चीज़ें बेसिक हैं, पर थोड़ी बोलने में थोड़ी टफ हो जाती हैं, समझने में टफ हो जाती हैं, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं इसको। एक्सरे प्रोडक्शन एफिशिएंसी देखो, अब आपको इंपॉर्टेंट ये एक सवाल ये मान लो कि एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आपको पता ही नहीं होगा एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी का मतलब तो दक्षता। भाई एक्सरे ट्यूब कितनी एक्सरे प्रोड्यूस करती है, तो 1% एक्सरे प्रोड्यूस करती है, 99 तो उसकी वही होगी आपकी, क्या बोलते हैं, हीट हो गई। तो एफिशिएंसी तो 1% होगी, है ना, बाकी 99% हीट है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, सब चीज़ें एकदम वाइबा के हिसाब से क्वेश्चन सब बनाए हैं पीडीएफ, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ऐसा है, मतलब जिसमें मटेरियल है पढ़ने वाला। ये देखो फैक्टर वगैरह बताएं कौन सा किसको। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन में देखो, थर्मोडायनेमिक इमिशन किस पार्ट में होता है, ये पूछ लेगा थर्मोडायनेमिक इमिशन किस पार्ट में होता है, कैथोड में होता है। एक्सरे का मेन सोर्स क्या होता है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एक्सरे का मेजर पार्ट किस रेडिएशन से बनता है, तो ब्रह्मस्लंग रेडिएशन से बनता है। करेक्टरिस्टिक रेडिएशन किस सेल से आयनाइजेशन जुड़ी, इनर सेल आयनाइजेशन है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना, 74। टंगस्टन की के सेल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है ना। एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी, हीट, एमएस किस चीज़ को कंट्रोल करता है, एक्सरे की क्वांटिटी को कंट्रोल कर, केवीपी किस चीज़ को करता है, बीम क्वालिटी को, पेनेट्रेशन को। फिर देखो इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछ लेगा, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। टंगस्टन की सेल बाइंडिंग एनर्जी 69.5, ये तो नहीं पूछता। ब्रह्मस्लंग कंट्रीब्यूशन कितना है, भाई एक्सरे प्रोडक्शन में ब्रह्मस्लंग कितना योगदान करती है, तो 80 to 90% ब्रह्मस्लंग ही योगदान करती है। जो करेक्टरिस्टिक जो एक्सरे होती है वो 10 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। एफिशिएंसी, हीट प्रोडक्शन, एक्सरे प्रोडक्शन 1% होता है। तो इस हिसाब से ये थे इसमें, है ना। मैंने आपको बेसिक दिखाया, इसके अलावा भी चलते हैं दूसरे टॉपिक्स में। तो ये देखो, ये नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है, उसकी पीडीएफ में देखो एक्सरे ट्यूब कवर करेगा, कैथोड, एनोड, रोटेटिंग एनोड, लाइन फोकस प्रिंसिपल और हीली इफेक्ट, इतने सारे टॉपिक को कवर करेगा, है ना, इस वाली पीडीएफ में। एक्सरे ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम होती है, एक्सरे ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है ना, किस मटेरियल का क्या क्या बना होता है, प्रोटेक्शन और हीट,
है ना। हाउसिंग में कौन सा ऑयल भरा रहता है, तो हाउसिंग में कौन सा ऑयल भरा रहता है, इंसुलेटिंग ऑयल भरा रहता है। यूज़फुल बीम किसे कहते हैं, देखो कैथोड में आ गया, कैथोड में नेगेटिव साइड होता है, कैथोड के बारे में पूरा समझाएगा ना। टंगस्टन होता है, निकल, मोलिब्डेनम, ड्यूल फोकस क्या होता है ना। स्पेस चार्ज इफेक्ट पूछा, स्पेस चार्ज क्या होता है, तो फिलामेंट के अराउंड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। स्पेस चार्ज बहुत पूछा, मेरे टाइम में भी स्पेस चार्ज बहुत पूछा जा रहा था, है ना। सारे बैच को ये पूछा रहे स्पेस चार्ज क्या होता है, स्पेस चार्ज क्या होता है। तो स्पेस चार्ज के बारे में भी बताया, कैथोड का चार्ज क्या होता है नेगेटिव, एनोड का कितना होता है पॉजिटिव, है ना। टारगेट मटेरियल कौन सा, टंगस्टन। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग इतना होता है, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, है ना। एक बार फिर से आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा एनोड के बारे में। फिर रोटेटिंग एनोड क्या होता है, रोटेटिंग एनोड के बारे में पूरा बताया हुआ है ना। लाइल फोकस प्रिंसिपल क्या होता है, और एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हील इफेक्ट क्या होता है, हील इफेक्ट मेरे को भी पूछा था, स्पेस चार्ज पूछा था, हील इफेक्ट भी पूछा। हील इफेक्ट में बताया उसने, देखो हील इफेक्ट, देखो एक एग्जांपल दिया उसने कि चेस्ट रेडियोग्राफी में कैथोड साइड किस तरफ रखेंगे। ये अगर आपको हील इफेक्ट पता ना, तभी आप बता पाओगे कि चेस्ट रेडियोग्राफी में कैथोड की साइड किस साइड रखेंगे, तो लोअर थोरेक्स की साइड आपको रखना है, क्योंकि वहाँ जो है वर्टिब्रा है वो हार्ड होती जाती हैं, मोटी होती जाती हैं, है ना। जो थोरेसिक वर्टिब्रा नीचे होती होती थोड़ी साइज़ बढ़ाती जाती हैं, है ना, डेंस होती जाती हैं, इसलिए नीचे की साइड में, है ना, लोअर थोरेक्स की साइड में रखेंगे कैथोड को। वो हील इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो आपको समझ आएगा। फिर वो एग्जामिनर क्या कहता है, देखो कैथोड का फंक्शन पूछ रहा है, एनोड का फंक्शन पूछ रहा है, रोटेटिंग एनोड के फ़ायदे पूछ रहा है, रोटर कहाँ होता है ट्यूब के अंदर, स्टार्टर कहाँ होता है ट्यूब के बाहर, लाइन फोकस प्रिंसिपल में एडवांटेज, शार्प इमेज, हीट डिसिपेशन, एक्चुअल फोकल स्पॉट क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होते हैं, वो एक्चुअल फोकल स्पॉट है। इफेक्टिव जहाँ पे अपेरेंटली विजिबल फोकस सपोर्ट है, इफेक्टिव होता है जो अपने काम का होता है ना, जो पेशेंट की इमेजिंग में काम आता है। हील इफेक्ट किस साइड होता है, एनोड साइड होता है, ये भी पूछ सकता है। देखो हील इफेक्ट के बारे में, कैथोड एनोडोमी के किस साइड रखना चाहिए, कैथोड साइड में। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, रोटेटिंग की स्पीड है, टारगेट एंगल, देखो टारगेट एंगल पूछ लेता है कई बार 6 से 20 डिग्री, कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये सारी चीज़ें पूछता है, एनोड पॉजिटिव होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो, ट्रांसफार्मर आपका कवर किया है, ठीक है। ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज है, सर्किट, फिलामेंट ना। तो आपकी जो बड़ी थ्योरी है वो डायरेक्ट अगर टॉपिक पूछ ले कई बार कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ, तो अब आपको वहाँ बताना है। लेकिन अगर छोटे छोटे सवाल पूछते हैं तो ये वाले सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे के सारे किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, है ना। ट्रांसफार्मर किस करंट पे काम करता है, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसी पे काम करता हूँ। ट्रांसफार्मर के इन्वेंटर कौन था, माइकल फैराडे, आपको याद हो तो 2 नियम दिए थे माइकल फैराडे ने, ट्रांसफार्मर को मेन फंक्शन वोल्टेज को चेंज करना। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन की परिभाषा पूछ सकता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आप एक बार इनकी रीडिंग करोगे ना तो आपको अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में क्वेश्चन है। और वहाँ पे एग्जामिनर जब पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है इनका। स्टेप अप के बारे में बता रखा है, फिर नीचे स्टेप डाउन के बारे में बता रखा है, ठीक है। स्टेप डाउन के बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बता रखा है। हाई वोल्टेज सर्किट क्या होता है, देखो हाई वोल्टेज सर्किट कहाँ काम आता है, कि वीपी कंट्रोल करता है, क्या करता है। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज सर्किट अप्लाई करते हैं ना, एनोड और कैथोड के बीच में, उसके बारे में बात करता है। फिर फिलामेंट सर्किट के बारे में बात करता है कि फिलामेंट सर्किट में क्या क्या होता है, कैसे होता है। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे एक बार। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, डाउन का कम करना। ऑटो ट्रांसफार्मर पर है जो केवीपी सिलेक्शन, ये याद रखना ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ किया जाता है। फिलामेंट सर्किट का फंक्शन क्या होता है, फिलामेंट को हीट करना है। हीट वोल्टेज सर्किट का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। केवीपी किस ट्रांसफार्मर से कंट्रोल होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर से केवी कंट्रोल होता है, अभी अपन पढ़े थे। फिलामेंट को हीट कौन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये ध्यान रखना। फिलामेंट को हीट करने का काम है वो स्टेप डाउन का होता है, जिसका करंट ज़्यादा होता है पर वोल्टेज कम होता है। हाई वोल्टेज जनरेटर कौन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर डीसी पर काम करता नहीं करता। तो फिलामेंट का वोल्टेज पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंट वैल्यू में तो 6 से 12 वोल्ट है। डायग्नोस्टिक केवीपी रेंज है वो 40 से 150 केवीपी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 95 to 99% होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज सर्किट होता है, ये फिलामेंट सर्किट में यूज़ किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर केवीपी सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे थे। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो सेम, अच्छा एक चीज़ और, सेम पीडीएफ जो है ना, ये सेम क्वेश्चन आपके सेकंड ईयर में भी काम आएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मटेरियल पूछते हैं बहुत सारा। तो चैप्टर 5 में आ चुके हैं अपन, है ना।
इसके अंदर देखो थोड़ा आपको बता देता हूँ। रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, 3 फेज और हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बारे में अपन इसमें होगा सब कुछ। रेक्टिफायर क्या होता है, एक्सरे मशीन रेक्टिफिकेशन क्या होती है, रेक्टिफायर का मेन फंक्शन क्या है, एक्सरे ट्यूब एसी पर डायरेक्टली चल सकती है नहीं चल सकती, रेक्टिफायर किस मटेरियल का बना होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल, मॉडर्न रेक्टिफायर में क्या यूज होता है, सिलिकॉन डायोड क्या होता है, ठीक है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन क्या होता है ना, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद में फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में पूरे दे रखा है। 3 फेज जनरेटर क्या होता है आपने पढ़ा हो, सिंगल फेज 3 फेज, तो जिसमें 3 एसी वेव फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है ना, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपका हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर जो यूज होता है नोड और कैथोड के बीच में, वो क्या होता है उसके बारे में बताया है। वोल्टेज रिपल तो नहीं पूछा जाता, वोल्टेज रिपल तो रेक्टिफायर का फंक्शन AC टू DC में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने पल्सेज होते हैं तो इसने बताया पूरे 1 पल्सेज होते हैं हाफ में, और फुल वेव के अंदर 2 पल्स होते हैं ऊपर नीचे वाले, ये इन पल्स की बात कर रहा है, ठीक है। मैं ये लाइन में गया एक ऊपर एक नीचे, तो इन पल्स की बात वो कर रहा है। 3 फेज जनरेटर में एडवांटेज लो रिपल पल्स, ठीक है, ये नहीं पूछ देंगे। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर का एडवांटेज क्या है, वोल्टेज रिपल क्या, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर रिपल नहीं, रिपल वगैरह तो नहीं पूछेंगे, बाकी आपसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, कोलिमेटर, ग्रिड एंड स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन क्या होती है इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिल्ट्रेशन है ना, फिल्ट्रेशन क्या होता है, कोलिमेटर क्या होता है। तो देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसने लिखा है लो एनर्जी एक्सरे बीम को रिमूव करने की प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन का मेन पर्पज़ क्या है, फिल्ट्रेशन किस मटेरियल का ना, फिल्टर कहाँ लगाया जाता है, लो एनर्जी एक्सरे फिल्ट्रेशन बीम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बीम हार्ड हो जाती है, बीम हार्डनिंग क्या है। फिर इनहेरेंट फिल्ट्रेशन क्या होता है, एक एडिड फिल्ट्रेशन होता है कि इनहेरेंट होता है ना, दोनों के बारे में यहाँ पे बताया। एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। टोटल फिल्ट्रेशन क्या होता है, इनहेरेंट है ना, टोटल फिल्ट्रेशन कितनी होनी चाहिए, लगभग 2.5 mm। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। कोलिमेटर क्या होता है, कोलिमेटर के बारे में पूरा बताया है। देखो मिरर क्या होता है, लेड क्या होता है, स्कैटर रेडिएशन क्या होता है, पेशेंट से डिफरेंट डायरेक्शन में निकलने वाली रेडिएशन है ना, तो इस टाइप से ये चीज़ें। ग्रिड क्या होती है, देखो स्कैटर रेडिएशन जो ग्रिड की मटेरियल लेड की स्ट्रिप होती है, मैन फंक्शन स्कैटर को रिमूव करना, तो ये इस हिसाब से। ग्रिड किस एग्जामिनेशन यूज होती है, थिक बॉडी पार्ट अगर है तो उसमें यूज होती है। प्रिंसिपल क्या, गुस्ताव बक्की ने खोज करी थी। ग्रिड रेशियो क्या होता है अलग से दिया, देखो H/D है ना, कॉमन ग्रिड रेशियो बताओ तो वो पूछ ले तो आप बता सकते हो है ना। ग्रिड कट ऑफ क्या है, जो साइड में कट ऑफ हो जाता है ग्रिड की वजह से। फोकस ग्रिड क्या होती है, एग्जामिनर फेवरेट क्या होता है देख लेते हैं अपन। फिल्ट्रेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है, पेशेंट डोज को कम करना होता है। टोटल फिल्ट्रेशन क्या होती है, टोटल फिल्ट्रेशन में इनहेरेंट प्लस एडिड है ना। टोटल फिल्ट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 2.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट होनी चाहिए। कोलिमेटर का फंक्शन क्या है, बीम साइज को कंट्रोल करना। स्कैटर रेडिएशन इमेज पर क्या इफेक्ट करती है, कॉन्ट्रास्ट कम करती है स्कैटर रेडिएशन। ग्रिड का फंक्शन स्कैटर को ऑब्जर्व करना। ग्रिड किस मटेरियल की बनी होती है, लेड की। ग्रिड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, H/D। ग्रिड का इन्वेंटर कौन था, गुस्ताव बक्की। स्कैटर रेडिएशन सबसे ज़्यादा किस इंट्रैक्शन से होती है, कॉम्पटन से। इंपॉर्टेंट वैल्यू की बात करें तो 2.5 mm एल्यूमिनियम ना टोटल होता है, और ग्रिड फार्मूला गुस्ताव बक्की, सब अपने अभी देख लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट में रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन प्रोटेक्शन, अलारा, ICRP, NCRP और ERP, इतने सारे कवर होंगे। तो सब चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको एकदम से बूस्ट मिल जाएगा अपनी चीज़ों को रिवाइज करने में है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल आप लेट होते हैं तो आप भूल जाते हैं इतने जल्दी। तो फिर रेडिएशन हजार्ड क्या होता है, प्रोटेक्शन का मेन पर्पज़ क्या है ना, टाइम डिस्टेंस टिल्टिंग के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा कर रखे देखो है ना। इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बारे में बताया है, क्योंकि ये इसमें यूजफुल है इसलिए है ना। कुछ भी दे सकता है। अलारा के बारे में बताया, अलारा का पर्पज़ क्या है, अलारा में क्या क्या होता है, क्या प्रिंसिपल काम में ले जाते हैं। उसके बाद MPD वगैरह तो आपको नहीं लिखना, ही पढ़ना। लेड प्रोटेक्टिव डिवाइस आपको पढ़ना पड़ेगा। लेड प्रोटेक्टिव डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया था, लेड उसके बारे में, फ्लैप्स के बारे में। कंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड एरिया क्या होता है ना। ICRP के फुल फॉर्म बताओ, पूछा जाता है। ICRP NCRP नेशनल काउंसिल पूछ ली जाती है। ERP के बारे में तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा ना। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 3 प्रिंसिपल रेडिएशन, टाइम डिस्टेंस टिल्टिंग। अलारा का फुल फॉर्म, डिस्टेंस डबल करने पर इंटेंसिटी कम कितनी होगी, 1/4 हो जाएगी। ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर। पब्लिक की डोज कितनी लिमिट है, 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। लेड एप्रेन की कॉमन थिकनेस 0.5 mm। ICRP की फुल फॉर्म क्या है, NCRP की फुल फॉर्म, ERP की। इंडिया में रेडिएशन सेफ्टी अथॉरिटी कौन है, ERP। इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लो, ठीक है, वही है। 1983 में ERP को बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर ये, वैसे तो टॉपिक सेकेंड ईयर का ही है, एक्स इंटरेक्शन विद मैटर, HVL हाफ वी एल एटेन्यूएशन अगर आपने पढ़ा हो तो HVL हाफ वी एल ये फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, और इंटरेक्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी कवर कर लेना हो सके तो।
बाकी नहीं करो तो स्किप कर देना, क्या दिक्कत है। कोहेरेंट स्कैटरिंग क्या होता है वैसे पढ़ाते हैं, फर्स्ट ईयर में तो हमको पढ़ाता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पूछा जाता है, वैसे पूछ लेता है, क्योंकि मेरे से उसने सेकेंड ईयर का एक टॉपिक पूछ लिया था, DR मतलब कैसेट कैसे स्कैन होती है वो सब चीज़ें, है ना। CR पूछ लिया था उसने, कंप्यूटर रेडियोग्राफी कन्वेंशनल। तो चलो पूछते पूछते फर्स्ट ईयर में कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है ये सारी इसमें बताया, देखो है ना। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है तो सारा इसमें, फोटो इंटीग्रेशन भी। एटेन्यूएशन क्या होता है, देखो एटेन्यूएशन की तो है आपके फर्स्ट ईयर में, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है ना। एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन में देखो, डायग्नोस्टिक इमेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक स्कैटर रेडिएशन का मेन सोर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग। इमेज कॉन्ट्रास्ट कौन सी इंट्रैक्शन इंप्रूव करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट का कौन सा इंट्रैक्शन खराब करती है, कॉम्पटन स्कैटरिंग। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन होगा। HUL का फुल फॉर्म हाफ वैल्यू लेयर, ठीक है। तो इस हिसाब से है। और इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कितनी होती है, फोटो डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी एनर्जी होती है, HUL हाफ वैल्यू लेयर। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंट इंडक्शन कौन सा, स्कैटर में मेन कोज कौन सा है, हाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कौन सा। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान होंगे ना तो बेटर जाएगा आपका, अच्छे खासे आप मार्किंग लेके आ सकते हैं। पास तो होना तो चलो एक अलग मकसद होता है ना, जिसको मार्किंग लेके आनी है वो भी कर सकता है ना। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो आप। इस वीडियो में इतने रखते हैं अपन, और भी टॉपिक बहुत सारे बाकी हैं, डिस्कस करते रहेंगे। और डायरोक्रोम बच गया, पूरी रेडियोग्राफी पढ़ी है, उनके भी करेंगे। एनाटॉमी के देखो आपको बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी में आपके सामने बोन रखी होते हैं, मेजोरिटी ऑफ टाइम बोन ही रखी होती हैं वहाँ पे बहुत सारी। तो आपको हाथ में पकड़ा देंगे, ये बोन का नाम बताओ, तो आपको पता नहीं है, बस सिंपल। और एनाटॉमी बोन के नाम पूछ लेंगे, स्कल की बोन क्या है ना। स्कल की सारी बोन के नाम बता दो आप, रिब्स बता दो, वर्टेब्रा बता दो। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी इससे ज़्यादा एनाटॉमी में कोई खास चीज़ें पूछी नहीं जाती। जो आपके रेडिएशन से रिलेटेड हैं ना, बोन से रिलेटेड हैं, जॉइंट हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। जॉइंट्स वगैरह पूछ लेंगे आपसे, ये चीज़ आप पकड़ के जाना। और नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार मिलते हैं अपन, है ना। और भी टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ने अपने को। तो PDF ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए। 49 में है PDF, 49 में सारी PDF मिल जाएंगी आपको, एक नहीं, सब की सब PDF। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।